बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज में हम उसका ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट ए देखेंगे। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ज़ुबानी बोलचाल की महारतों से रिलेटेड है। इसमें ज़ुबानी बोलचाल की महारतों में ज़्यादातर डायलॉग ही आते हैं। यानी जब भी हम ओरल कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं उसमें ज़्यादातर डायलॉग की बात करेंगे। ठीक है, उसमें डायलॉग होगा, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, या फिर और कम्युनिकेशन स्किल में रिटोरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, रिटोरिकल क्वेश्चंस भी आप आगे देखेंगे, जब पहले भी शायद मेरे ख्याल यूनिट नंबर 2 में भी इसकी प्रैक्टिस हुई है। रिटोरिकल क्वेश्चंस यानी उन्हें कन्वर्ट करना होता है। ये रिटोरिकल का मतलब भी ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव यानी बयानिया क्वेश्चंस के कोई स्टेटमेंट दी होती है तो उसको आपने कन्वर्ट करना होता है रिटोरिकल क्वेश्चंस में। ठीक है, अच्छा, ये आज के जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है, उसमें ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में एक डायलॉग है। देखते हैं डायलॉग किससे मुतलिक है। रीड एंड देन यूज़ रोल प्ले टू परफॉर्म द डायलॉग बिलो। के पढ़ें और फिर ये नीचे जो डायलॉग दिया हुआ है उसका रोल प्ले करके परफॉर्म करें। यानी रोल प्ले का मतलब होता है कोई किरदार अदा करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप यानी अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और जो ज़ुबानी बोलचाल कैसे आती है, स्पीकिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करते हैं आप लोग या हम कैसे इम्प्रूव करते हैं कि हम इमिटेशन करते हैं। ठीक है, इमिटेशन करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम बोलना सीखते हैं दूसरों को देख के कि दूसरे कैसा बोल रहे हैं। एक बच्चे की एग्जांपल ले लीजिए कि वो जब बोलना सीखता है तो वो दूसरों को सुन के सीखता है। ठीक है, तो वो इमिटेशन कर रहा होता है, वो सुनता है और वैसे ही वो बात को पिक करता है और दोहराता है। ठीक है, रिवाइज़ करता है उसको। तो आप भी ऐसे ही अपने अगर यानी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप भी इमिटेशन के थ्रू यानी दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश डिबेट्स, इंग्लिश ड्रामाज, मूवीज़, जो भी डायलॉग्स हैं वो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करें तो वो फिर आपकी प्रैक्टिस होगी एंड देन यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट स्किल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम रोल प्ले करेंगे इसी डायलॉग को देखते हुए। यानी जो भी रोल प्ले है, ये रोल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, इनको हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यूज़ अ टैग क्वेश्चंस होते हैं, जो भी स्टेटमेंट हो उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसको टैग क्वेश्चन बोलते हैं। यूज़ अ टैग क्वेश्चंस, इंगेज इन सोशल कन्वर्सेशन। ठीक है, यानी जो भी समाजी गुफ्तगू या कह लें कि एक आम लोगों से जो बोलचाल होती है उसमें टैग क्वेश्चन को यूज़ करते हुए मसरूफ़ करना है। ठीक है, अच्छा, देखें इसमें दो कैरेक्टर हैं, टू गर्ल्स हैं, शीज़ा एंड रूज। दे कन्वर्स टू ईच अदर, दे मेट आफ्टर सम टाइम्स एंड दे गेट टुगेदर एंड स्पीक दस। ओके, अस्सलाम वालेकुम रूज। वालेकुम अस्सलाम। शीज़ा, it is a hot day, isn't it? यस, यहाँ पे देखें, इट इज़ अ हॉट डे, ये स्टेटमेंट है कि ये गर्म दिन है। इज़ंट इट, क्या ये नहीं है? ये जो इज़ंट इट है ना, तो ये वो टैग क्वेश्चन है। ठीक है, ये टैग क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट से लिया है। ठीक है, इट इज़ अ हॉट डे, ये एक गर्म दिन है। इज़ंट इट, कि क्या ये नहीं है? ठीक है, अच्छा, इज़ंट ये क्या है, कंट्रैक्शन में हुआ है। ठीक है, इज़ंट, इज़ नॉट भी कह सकते थे, लेकिन इज़ंट इट यानी कंट्रैक्शन में हम यानी ओ को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इज़ंट इट यानी कंट्रैक्शन में हम इज़ंट बोलेंगे। ठीक है, इज़ंट इट, इट इज़ अ हॉट डे, इज़ंट इट, यानी टैग क्वेश्चन यूज़ करते हुए। अरूज, यस, जी, इट इज़ है, क्या मतलब है, यानी कि जी ये गर्म दिन है। इट इज़ रियली हॉट आउटसाइड, बाहर वाकई बहुत गर्मी है, बाहर वाकई बहुत गर्म है, यानी बहुत गर्मी है, बहुत गर्म दिन है।
शीज़ा, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? आप क्या पीना चाहेंगी, आप क्या पीना पसंद करेंगी? अरूज, आइड आइड लाइक समथिंग कूल। मैं कुछ ठंडा पसंद करूँगी। आइड जो है ये भी कंट्रैक्शन फॉर्म में है, ये आई वुड, ठीक है। आइड लाइक समथिंग कूल, यानी आई वुड लाइक समथिंग कूल, तो उसकी आई वुड की कंट्रैक्शन फॉर्म है आइड। ओके। वैसे ये सेंटेंस के लिहाज से होती है और दूसरा टेंस के लिहाज से होती है। कई जगह पे ये यही कंट्रैक्शन हैड के लिए भी यूज़ होती है, आई हैड, ठीक है। आई यहाँ पे तो सेंटेंस के लिहाज से आई वुड आएगा ना, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में आई हैड भी होता है, ठीक है, वो टेंस के लिहाज से होती है। आई हैड भी हो सकता है, ये यही कंट्रैक्शन आई हैड के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे वुड के लिए यूज़ करेंगे आइड लाइक समथिंग कूल। ओके। अच्छा। शीज़ा, वुड यू केयर फॉर सम केक? वुड यू केयर फॉर फ्रेजल वर्ब है, और इसका लिटरली मीनिंग तो ये होता है कि किसी चीज़ के लिए देखभाल, ठीक है, किसी चीज़ के लिए देखभाल, उसका ख्याल रखने वाली बात, ठीक है। अच्छा, वुड यू केयर फॉर सम केक? क्या आप कुछ केक लेना पसंद करेंगी, क्या आप कुछ केक लेंगी? अरूज, यस, जी, आई विल ट्राई अ पीस ऑफ योर चीज़ केक। आइल कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आई विल, ठीक है। आई विल ट्राई अ पीस ऑफ योर चीज़ केक, मैं आपका पनीर केक का पीस लेना चाहूँगी या उसका टुकड़ा लेना चाहूँगी, टुकड़ा ट्राई करूँगी या लेना चाहूँगी, ठीक है। आइल ट्राई अ पीस ऑफ योर चीज़ केक। ओके। शीज़ा, इट सडनली लुक्स टेम्पटिंग। ये वाकई बहुत इश्तिहार देने वाला है, बहुत टेम्पटिंग है, यानी इश्तिहार देने वाला है, तरगीब देने वाला है, भूख बढ़ाने वाला है, यानी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी बहुत माइल कर रहा है, ठीक है। इसको इस मीनिंग में लेंगे। इट सडनली लुक्स टेम्पटिंग, ये वाकई तरगीब देने वाला है, ठीक है। ये हकीकत में बहुत टेम्पटिंग है, यानी बहुत भूख बढ़ाने वाला है, ठीक है। अच्छा, अरूज, आई वुडेंट माइंड सम माई सेल्फ। आई वुडेंट माइंड, वैसे तो लिटरली मीनिंग होगा यहाँ पे, मैं बुरा नहीं मानूंगी, सम माई सेल्फ, कि मेरे लिए कुछ केक लेना मैं बुरा नहीं मानूंगी, ठीक है। तो आई वुडेंट माइंड सम माई सेल्फ, मैं कुछ केक लेना चाहूँगी, यानी बामुहावरा ऐसे करेंगे, आई वुडेंट माइंड सम माई सेल्फ, मैं कुछ केक अपने लिए लेना चाहूँगी, ठीक है। शीज़ा, राइट, ओके, इसका मतलब ओके कि सही है। सिट डाउन, तशरीफ़ रखिए, एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू, मैं आपके लिए लाऊंगी, यानी क्या लाऊंगी, केक, ठीक है, मैं लाऊंगी। राइट, सिट डाउन एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू, कि मैं तशरीफ़ रखिए, मैं इसे आपके लिए लाऊंगी, ठीक है। केक की बात हो रही है कि मैं आपके लिए केक लाऊंगी। ओके। तो चलिए आज सिर्फ ये डायलॉग का है, और कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट, द रियल मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आप इन्हीं प्रैक्टिस को देखते हुए इसको इमिटेट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये रोल प्ले करें, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब आप यूज्ड टू हो जाओगे ना प्रैक्टिस कर करके, तो आप इंशाल्लाह यू विल स्पीक इन द कमिंग डेज इन फ्यूचर। ओके। If you have learned something useful from this video, please like, share and comment the video, and if you are the new one on the channel, please subscribe my channel and press the bell icon button also, so that you may receive the notification of new video. Okay, till then, next video. Okay, bye, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to answer the following questions, and
we see how many questions and what they are. Okay, क्वेश्चन नंबर 1 इज़, ये यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज का यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज का बी पार्ट है, ठीक है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है ये। इसमें कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं कि आपने जो यूनिट का टेक्स्ट जो आपने रीडिंग की है उसका आपको यानी आप अंडरस्टैंड कर पाए हो, कंप्रीहेंशन हुई है। तो ये कंप्रीहेंशन देखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो फिर आप उसका आंसर करते हो, ठीक है। तो ये रीडिंग की ही एक्टिविटी है कि आपकी रीडिंग को यानी असेस करने के लिए ये आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यानी शायर के नज़दीक क्या चीज़ कौम को मजबूत बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मेंट बाय अ नेशंस पिलर्स एंड इट्स फाउंडेशंस। नेशंस पिलर्स और इसकी एंड इट्स फाउंडेशंस, उससे क्या मुराद है या क्या मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले बंद में, द पोएट वंडर्स अबाउट सर्टेन थिंग्स, व्हाट आर दे। यानी कुछ यकीनी चीज़ों के बारे में शायर जो है वो हैरान होता है, कुछ चीज़ों के बारे में हैरान होता है, व्हाट आर दे, वो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट क्वालिटीज़ मेक अ पीपल ग्रेट। कौन सी खसूसियात जो हैं वो लोगों को अजीम बनाती हैं। आर दीज क्वालिटीज़ एसोसिएटेड विद हेल्थ, वेल्थ आर कैरेक्टर। क्या ये खसूसियात जो हैं वो सेहत, दौलत और या किरदार से मुतल्लिक हैं। यानी आपने आंसर करना है इसको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑन विच ए स्ट्रॉन्ग किंगडम इज़ बिल्ड। व्हाट आर द फाउंडेशंस, कि वो बुनियादी क्या हैं, ऑन विच, जिस पर, स्ट्रॉन्ग किंगडम इज़ बिल्ड, जिस पर अजीम जो मुमलिका वो सल्तनत है वो तामीर होती है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द बर्थ ऑफ अ वर्ल्डली पावर एंड प्राइड इन द साइट ऑफ गॉड। यानी दुनियावी ताकत और गुरूर अल्लाह की नज़र में उनकी क्या हैसियत है, ठीक है। बर्थ का मतलब होता है क्या हैसियत होना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज़ द लास्ट स्टैंजा फिट इनटू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। यानी पूरी ओवरऑल सारी पोएम में जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो यानी पोएम का आप कह लो कि पूरा जो फॉर्मेट है वो जो लास्ट स्टैंजा में कैसे वो यानी मुनासिब तौर पे वो लगता है, ठीक है। ये कैसे मुनासिब दिखाई देता है वो आपने एक्सप्लेन करना है। कैन वेल्थ अलोन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। क्या सिर्फ दौलत कौम को ताकतवर और मजबूत बना सकती है, यानी अजीम और मजबूत बना सकती है दौलत। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, परहैप्स द सेकंड लास्ट स्टैंजा इज सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज। पैराफ्रेज द सेकंड लास्ट स्टैंजा इन सिंपल लैंग्वेज। पैराफ्रेज का मतलब होता है तशरीह करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना सिंपल लैंग्वेज में। तो पैराफ्रेज तशरीह करना कि सेकंड लास्ट जो स्टैंजा है, यानी लास्ट से पहले वाला जो स्टैंजा है उसको आसान ज़ुबान में उसकी तशरीह करें, ठीक है। पैराफ्रेज का मतलब होता है तशरीह करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द ब्रेव मैन डिस्क्राइब इन द पोएम। यानी नज़म में बहादुर आदमी की क्या खसूसियात बताई गई हैं, क्या बयान की गई हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। Yes, here are the answers of the following questions. Look here. The first question is, according to the poet, what makes a nation strong? यानी राइटर के नज़दीक क्या चीज़ नेशन को, कौम को मजबूत बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट ओनली ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। के शायर के नज़दीक जो ओनली सिर्फ
बहादुर आदमी ही कौम को मजबूत बनाते हैं। अच्छा, गौर क्या करें सबसे यानी कि क्वेश्चन के अंदर से ही हाफ जो दूसरा सेंटेंस होता है या उसको कह लें कि क्लास होती है या फ्रेज़ होती है, वो उसको आंसर में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट वो हम सेम एज इट इज़ लेंगे और बाकी हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ओनली ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ मेंट बाय नेशंस पिलर्स एंड इट्स फाउंडेशंस। यानी नेशंस पिलर्स और इट्स फाउंडेशंस, इससे क्या मुराद है। ठीक है, नेशन पिलर्स एंड इट्स फाउंडेशन स्टैंड फॉर ग्रेट एंड ब्रेव पीपल हु वर्क फॉर देयर नेशन। ठीक है, नेशन पिलर्स एंड इट्स फाउंडेशंस, ये एक तरह से मेटाफर्स हैं। मेटाफर्स में पता है आपको कि दूसरों की एग्जांपल दे के यानी समझाया जाता है, लेकिन उसमें एज लाइक वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, यानी सिमिली में हम बताते हैं, यानी एज लाइक का यूज़ करते हैं, लेकिन मेटाफर्स में हम ऐसी एग्जांपल के थ्रू हम यानी दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन होता है। तो वो कंपेयर किया नेशन पिलर्स को एंड इट्स फाउंडेशंस स्टैंड फॉर ग्रेट एंड ब्रेव पीपल, यानी अजीम और बहादुर लोग हु वर्क फॉर द नेशन, जो कि अपनी कौम के लिए काम करते हैं। ठीक है, यानी नेशंस पिलर्स और जो इट्स फाउंडेशंस हैं वो यानी ग्रेट एंड ब्रेव पीपल की जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, हु वर्क फॉर देयर नेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट वंडर्स अबाउट सर्टन थिंग्स, व्हाट आर दे। यानी पहले स्टैंजा में जो फर्स्ट वाला स्टैंजा है उसमें जो शायर है वो कुछ चीज़ों के बारे में हैरान होता है, वो क्या हैं। तो इसका आंसर है इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट वंडर्स अबाउट द ब्रेव पीपल हु फाइट विद द एनिमीज विच गैदर्ड अराउंड दैम। ठीक है, यानी वो हैरान होता है कि जो बहादुर लोग हैं वो कैसे दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं जो कि उनके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं। यानी बहादुर आदमी के इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे, जो दुश्मन इकट्ठे होते हैं, उनसे वो कैसे फ़ाइट करते हैं, उनका कैसे मुकाबला करते हैं, उनसे कैसे मज़ाहमत करते हैं। ठीक है, तो ये इस पे वो हैरान हो रहा था कि कैसे वो कितने ग्रेट करेज की बात है कि वो कैसे ब्रेवरी से उनके साथ फ़ाइट करते हैं। ठीक है, जो उनके दुश्मन हैं, जो उनके इर्द गिर्द वो इकट्ठे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ वो लड़ते हैं। ठीक है, नंबर 4 व्हाट क्वालिटीज़ मेक अ पीपल ग्रेट, आर दीज क्वालिटीज़ एसोसिएटेड विद हेल्थ, वेल्थ और कैरेक्टर। ये कौन सी खसूसियात लोगों को अजीम बनाती हैं और क्या ये खसूसियात सेहत, दौलत या करैक्टर से एसोसिएटेड हैं, यानी मिली हुई हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा। हार्ड वर्क, ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी आर द क्वालिटीज़ हु मेक अ पीपल ग्रेट। आ पीपल यहाँ पे नेशन के तौर पे यूज़ हुआ है। ठीक है, आ पीपल आ नेशन। ठीक है, आ पीपल ग्रेट, दीज क्वालिटीज़ आर एसोसिएटेड विद करैक्टर। ठीक है, यानी मेहनत, बहादुरी और बर्दाश्त, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये खसूसियात जो हैं, ये कौमों को या कौम को यानी वो करती हैं, अजीम बनाती हैं। और ये खसूसियात जो हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ, ये करैक्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, करैक्टर से मिली होती हैं, करैक्टर से यानी एसोसिएटेड होती हैं, मिली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑन विच अ स्ट्रॉन्ग किंगडम इज़ बिल्ट। यानी वो बुनियादें क्या हैं जिन पर एक ताकतवर सल्तनत या कह लें, हाँ, सल्तनत तामीर की जाती है, यानी कह लें मुमलिकत या सल्तनत तामीर की जाती है। इसका आंसर होगा द फाउंडेशंस ऑन विच ए स्ट्रॉन्ग किंगडम बिल्ड, वो बुनियादें जिन पर एक मज़बूत सल्तनत की तामीर होती है। आर सॉलिडारिटी एंड पैट्रियोटिज़म, वो सॉलिडारिटी का मतलब होता है इत्तेहाद, यगागत, यकजहती, एंड पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी। ठीक है, मुहिब वतन। तो ये इसकी जिन बुनियादों पर एक अजीम सल्तनत की तामीर होती है
वो हैं सॉलिडारिटी एंड पेट्रियोटिज़म, यानी यकजहती और हुब्बुल वतनी। ठीक है, इन पर किसी भी अजीम सल्तनत की बुनियाद होती है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ अ वर्ल्डली पावर एंड प्राइड इन द साइट ऑफ गॉड, यानी अल्लाह की नज़र में, खुदा की नज़र में दुनियावी ताकत और फ़ख्र व गुरूर की क्या हैसियत है। तो इसका आंसर होगा वर्ल्डली पावर एंड प्राइड इन द साइट ऑफ गॉड इज़ वर्थलेस। वर्थलेस यानी कि कोई हैसियत नहीं है, बेहैसियत हैं, यानी दुनियावी ताकत और फ़ख्र व गुरूर अल्लाह की नज़र में बेहैसियत हैं। ठीक है, यानी उनकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज़ द लास्ट स्टैंजा फिट इनटू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, यानी जो लास्ट स्टैंजा, जो आखिरी जो बंद है पोएम का, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर यानी जो पूरा एक पोएम का पूरा एक ओवरऑल क्या कह लें स्केच है, उसमें ये कैसे फिट बैठता है, उसमें ये कैसे मुनासिब मालूम होता है, मुनासिब दिखाई देता है। ठीक है, द लास्ट स्टैंजा, इसका आंसर ये होगा द लास्ट स्टैंजा फिट इनटू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम बाय कंक्लूडिंग दैट ओनली ब्रेव मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी दूसरा ये सारा यानी सारी पोएम का यानी निचोड़ जो है वो ये लास्ट स्टैंजा, इसका कंक्लूजन है, इसका कंक्लूडिंग पार्ट है कि जो लास्ट स्टैंजा है वो पूरे यानी पोएम के ओवरऑल स्ट्रक्चर में किस तरह ये फिट बैठता है कि बाय कंक्लूडिंग, ये नतीजा निकालते हुए, दैट ओनली ब्रेव मैन, के सिर्फ बहादुर आदमी ही कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, वो एक कौम को मजबूत और अजीम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूडिंग पार्ट है पूरी पोएम का। ठीक है, जो लास्ट स्टैंजा है वो कंक्लूड करता है कि ये सिर्फ कोई यानी सारी पोएम में जो सारी बातें बयान हुई हैं उसमें यानी कोई दौलत नहीं, कोई सोना नहीं, कुछ भी नहीं वो कौम को मजबूत बनाते, सिवाय ये कि सिर्फ बहादुर आदमी ही कौम को मजबूत और अजीम बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन वेल्थ अलोन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, क्या दौलत, सिर्फ दौलत ही कौम को अजीम और मजबूत बना सकती है? तो इसका आंसर होगा वेल्थ कैन नॉट मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, दौलत किसी भी कौम को या कौम को अजीम और मजबूत नहीं बना सकती। ओनली ब्रेव मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, सिर्फ बहादुर आदमी ही कौम को मजबूत और अजीम बनाते हैं। ठीक है, यानी दौलत नहीं, सिर्फ जो बहादुर आदमी हैं वही कौम को अजीम और मजबूत बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैराफ्रेज द सेकेंड लास्ट स्टैंजा इन सिंपल लैंग्वेज। पैराफ्रेज का मतलब होता है तशरीह करना, एक्सप्लेन करना, यानी वजाहत से बयान करना। ठीक है। द लास्ट स्टैंजा इन सिंपल लैंग्वेज, यानी जो सेकेंड लास्ट यानी लास्ट जो पहला है उस स्टैंजा को, उस बंद को आपने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन द सेकेंड लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज that it is not gold or wealth that make a nation strong, only the brave man can make a nation great and strong. Brave men faces many hardships in the way of truth and honor, but they still stand fast. यानी सेकेंड लास्ट स्टैंजा में ये शायर क्या कह रहा है कि दैट इज़ नॉट गोल्ड और वेल्थ, कि ये सोना और दौलत नहीं जो कि कौमों को मजबूत बनाते हैं, कौम को मजबूत बनाते हैं, सिर्फ ओनली अ ब्रेव मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, सिर्फ बहादुर आदमी ही कौम को मजबूत और अजीम बनाते हैं। ठीक है। ब्रेव मैन फेसेस मैनी हार्डशिप्स, ब्रेव मैन फेसेस जो बहादुर आदमी है वो सामना करते हैं, मैनी हार्डशिप्स बहुत सी मुश्किलात का, इन द वे ऑफ ट्रूथ सच के रास्ते में, एंड ऑनर और इज़्ज़त यानी सच और इज़्ज़त के रास्ते में बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं, बट दे स्टिल स्टैंड फास्ट, लेकिन वो फिर भी डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसका ये पैराफ्रेजिंग है सेकेंड लास्ट स्टैंजा की। और क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द ब्रेव मैन डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी पोएम में जो बहादुर आदमी की क्या खूबियाँ बयान हुई हैं, क्या खसूसियात बयान हुई हैं। तो इसका आंसर है द ब्रेव मैन वर्क वाइल अदर स्लीप, बहादुर आदमी काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं,
दे स्टैंड फास्ट वाइल अदर्स रन अवे। वो मजबूती से डटे रहते हैं, जमे रहते हैं, जबकि दूसरे भाग जाते हैं। यानी वो मुश्किलात का सामना करते हैं, वो हर यानी जो भी तकलीफ़ है वो बर्दाश्त करते हैं, जो भी उनके रास्ते में, हक़ के रास्ते में या इज़्ज़त के रास्ते में जो भी तकलीफ़, जो मुसीबतें आती हैं वो उनका सामना करते हैं, जबकि दूसरे जो हैं वो भाग जाते हैं। ठीक है, और वो मजबूती से खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके आंसर क्वेश्चन से। तो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड now please, if you like the video, please touch the touch the like button and comment and share also. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel please, and press the bell icon button also, so that you can may find the notification of a new video. Okay, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are going well and are busy in your studies. आज हम यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट का ये पार्ट सेकंड ही करेंगे। गेस द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देन कंपेयर विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। यानी कि जो ये वर्ड्स हैं, आप इनके जो आपने लेसन रीड किया है तो आप इनके यानी रीडिंग की है तो आपने इनके मीनिंग भी गेस किए हैं। ठीक है, इनके आपको मीनिंग भी आते हैं, तो जो आपने मीनिंग गेस किए हैं उनको कंपेयर करना है डिक्शनरी मीनिंग के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है डिफाई, फोर्स, शॉक, शाफ्ट, रस्ट, डिके, लस्टर, डियर, ऐश। ठीक है, तो अब हम इनके मीनिंग देखते हैं, यानी जो हमने गैस किए थे और जो डिक्शनरी मीनिंग उनके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो गैस किए हुए होते हैं मीनिंग्स होते हैं वो डिक्शनरी मीनिंग के साथ मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यस, ये डिक्शनरी मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वर्ड है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है मुकाबला करना, ज़हमत करना, लड़ना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में करेंगे रेजिस्ट। मुकाबला करना, मुज़ाहमत करना, रेजिस्ट। ठीक है, यानी लड़ना, किसी के साथ लड़ना। नेक्स्ट वर्ड है फोर्स। फोर्स दुश्मन, एनिमीज़। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट है शॉक। शॉक सदमा या चोट भी लगना, इसको कहते हैं शॉक, चोट लगना, सदमा होना। ठीक है, क्लैश, अपसेट, यानी ये लड़ाई झगड़े के मीनिंग में भी आता है। क्लैश, अपसेट, कोई परेशानी होना। ठीक है, नेक्स्ट है शाफ्ट। शाफ्ट स्तून, यानी कोई भी जो सिलेंड्रिकल पोजीशन में होता है उसको बोलते हैं शाफ्ट, स्तून, पिलर। ठीक है, नेक्स्ट है रस्ट। रस्ट कोई भी रेडिश ब्राउन कोई सब्सटेंस हो जो कि किसी भी मेटल पे पानी और एयर के यानी रिएक्शन के तौर पे होता है। ठीक है, पानी और जो हवा है उसके रिएक्शन के तौर पे होता है। ठीक है, इन दोनों का यानी कि वो मिलने से रस्ट बनता है किसी भी मेटल पे, तो उसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रस्ट, ऑक्सीडेशन। जंग, जंग भी बोलते हैं, जंग आलूद, जंग। नेक्स्ट है डिके। डिके मीन ज़वाल, किसी चीज़ का ज़वाल, गलना, सड़ना, ख़त्म होना, फना होना। डिकम्पोज, डिकम्पोज किसी भी चीज़ का ख़त्म होना, गलना, सड़ना। ठीक है, डिके, डिकम्पोज। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है लस्टर।
लस्टर होता है किसी भी चीज़ का चमकना, शाइन, ब्राइटनेस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, चमक। फ्रेजल वर्ब होता है लस्टर डाउन, चमक कम करना, लस्टर डाउन। अच्छा, नेक्स्ट है डेयर। डेयर का मतलब होता है डट जाना, जुर्रत करना, किसी चीज़ के लिए यानी पेशकदमी करना, ठीक है। हैव अ करेज, एक्ट लाइक अ ब्रेव पर्सन, ठीक है। डट जाना, जुर्रत करना, यानी किसी भी यानी मुश्किल के रास्ते में या सच्चाई के रास्ते में डट जाना, मजबूती से जमे खड़े रहना। डेयर, हैव द करेज। नेक्स्ट है ऐश। ऐश राख को बोलते हैं, यानी कोई भी जो जलने के बाद कोई जो सफूफ जो बच जाता है उसको राख बोलते हैं, ठीक है। जलने के अमल के बाद जो जैसे लकड़ी जलती है तो उसके बाद जो सफूफ रह जाता है उसको राख बोलते हैं, ठीक है। पाउडर सफूफ को बोलते हैं। पाउडर लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, यानी कोई भी जलने की चीज़ से बच जाने वाला सफूफ उसको राख बोलते हैं, ऐश। जैसे सिगरेट का बुझा हुआ कोई भी वो जो बच जाता है पाउडर सा उसको राख बोलते हैं, या लकड़ी का जला हुआ उसके बाद जो पाउडर से बच जाता है उसको राख बोलते हैं, ठीक है, राख, ऐश। तो ये हमारे दूसरा डिक्शनरी वर्ड्स मीनिंग्स थे। तो आपको अगर इनमें किसी के बारे में समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में, इसके मीनिंग्स के बारे में कोई भी आपको यानी मसला हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can may find the notification of new video and okay, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज में सेक्शन सी, इसमें वोकैबुलरी ग्रामर का पार्ट देखेंगे। इसमें सिलेबल है, फर्स्ट पे हम सिलेबल देखेंगे। सिलेबल पहले भी हम उसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं यूनिट नंबर 2 में। अच्छा, सिलेबल जो है वो यानी वर्ड का वो हिस्सा होता है जो कि एक बाउल साउंड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। यानी उसमें एक वर्ड में बहुत सारे यानी बाउल साउंड्स हो सकती हैं, यानी बाउल्स के लिहाज से, बाउल साउंड के लिहाज से सिलेबल दूसरा वर्ड को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। वर्ड को जब डिवाइड करते हैं तो सिलेबल के लिहाज से करते हैं, और एक जो सिलेबल है वो एक बाउल साउंड पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, सिंगल बाउल साउंड पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं बुक, बुक जो है वो वन सिलेबल साउंड है, ठीक है। वंडर, वन डर, ये टू सिलेबल साउंड्स हैं, टू सिलेबल हैं और टू वॉल साउंड्स हैं, ठीक है, वन डर, ठीक है। और इसी तरह सेप्टेम्बर, ये सेप्टेम्बर भी ये 3 सिलेबल साउंड है, ठीक है। इसमें 3 सिलेबल्स हैं और इसमें 3 वॉल साउंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे है आइडेंटिफाई सिलेबल डिवीज़न, यूज़ अ मार्क टू शो सिलेबल डिवीज़न, यानी हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने उन्हें दूसरा हाइफन के या ये डैश कर लें या हाइफन कर लें। हाइफन थोड़ा छोटा होता है, ये डैश है कि डैश हमने मार्क करना है और सिलेबल डिवीज़न करनी है, ठीक है। यानी डैश को मार्क करते हुए हमने वर्ड को सिलेबल के लिहाज से डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है रस्ट, किंगडम, स्वीट, फाउंडेशन, विक्ट्री, ओपिनियन, अबाइडिंग, रिमेम्बरिंग, गोल्ड, ग्लोरी, sword, happiness, white,
एक्सरसाइज माइटी। ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हम वॉल साउंड के थ्रू करेंगे। रस्ट, रस्ट में एक ही वॉल साउंड आ रही है, रस्ट, रस्ट। ठीक है, तो ये एक सिलेबल वर्ड है। देखिए, एक सिलेबल वर्ड है रस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है वाइट, वाइट, आइट, आइट। ठीक है, एक साउंड आ रही है, वॉल साउंड एक है, वाइट। तो नेक्स्ट है सोड, ओ वॉल साउंड आ रही है, सोड। तो ये भी वन सिलेबल वर्ड है। स्वीट, ई साउंड आ रही है। ठीक है। गोल्ड, ओ गोल्ड, वन सिलेबल वर्ड है। अच्छा, टू सिलेबल वर्ड देखिए, किंगडम, किंग ई डम, ठीक है, किंगडम। तो ये टू सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है ग्लोरी, ये भी टू सिलेबल साउंड है, टू सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है माई टी, माई टी, ये टू वॉल साउंड आ रही हैं। ठीक है, तो ये टू सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट देखें, फाउंडेशन, थ्री सिलेबल वर्ड है। अबाइडिंग, डिंग, ठीक है, अबाइडिंग, थ्री सिलेबल वर्ड है। रिमेंबर, रिमेंबर, थ्री सिलेबल वर्ड है। ओपिनियन, ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन, यानी थ्री वॉल साउंड आ रही हैं, तो ये थ्री सिलेबल वर्ड है। विक्टोरी, ठीक है, विक्टोरी, विक्टोरी, तो ये थ्री सिलेबल वर्ड है, यानी थ्री वॉल साउंड है इसमें। ठीक है। एक्सरसाइज, 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 ये भी थ्री सिलेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, यानी इसमें भी थ्री साउंड्स हैं, वॉल साउंड्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, एपॉस्ट्रॉफी के, हम एपॉस्ट्रॉफी कहाँ यूज़ करते हैं। यानी एपॉस्ट्रॉफी जो आमतौर पे उसमें जो जिस मकसद के लिए यूज़ होती है वो ये है कि ज़्यादातर पोजेसिव फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन्स, यानी जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं कि उसकी पोजेशन को शो करने के लिए। ठीक है, उसकी मलकियत को शो करने के लिए। जैसे है द गर्ल्स ब्रदर, अ नेशन स्ट्रेंथ, यानी एक लड़की का भाई, अ नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत। ठीक है, और फिर ये इट इज़ यूज टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स, यानी किसी एक लेटर या ज़्यादा लेटर्स, एक से ज़्यादा लेटर्स की ओमिशन, यानी कि गैर मौजूदगी को भी शो करता है। ठीक है, यानी ओमिशन का मतलब होता है किसी लेटर को हटाना, किसी लेटर को ख़त्म करना। ठीक है, उसकी गैर मौजूदगी को भी शो करती है। जैसे इस तरह स्पेशली इन कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस जैसे इट्स, कॉन्ट्रैक्शंस होता है यानी कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स में से कुछ लेटर्स को ओमिट कर देना, खारिज कर देना, यानी निकाल देना, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, उसको आमतौर पर जो प्रोनाउंस करते हैं ये कन्वर्सेशन में, तो हम जल्दी जल्दी बात वर्ड जो हैं हम जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो फिर जैसे हम बोलते हैं आई डिड नॉट गो देयर, तो हम बोलेंगे आई डिडंट गो देयर। ठीक है, और इसी तरह आई डू नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो इसको जब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलेंगे तो इस तरह आई डोंट हेल्प यू। तो प्रोनाउंसिएशन में, ये कन्वर्सेशन में थोड़ा इजी हो जाता है। जब हम कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं ना तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो फिर वो ज़ाहिर जो लेटर्स हैं वो ओमिट होते हैं, यानी निकाल दिए जाते हैं, उन्हें ऐड नहीं किया जाता। जिस तरह यहाँ पे है इट्स, इट्स कोमा लगा के, तो इट्स अपॉस्ट्रॉफी लगाइए। ठीक है, कोमा नहीं से बोलेंगे, अपॉस्ट्रॉफी बोलेंगे। इट्स, इट इज़, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ की। नेक्स्ट है कांट, कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है कांट, CAN, फिर अपॉस्ट्रॉफी लगाई और फिर T। ठीक है, NO जो है वो उसको ओमिट किया। ठीक है, कांट, कैन नॉट।
कैन नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है कांट। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू एट द एंड ऑफ प्लूरल नाउन्स टू शो पोजेशंस, यानी प्लूरल नाउन्स के एंड पे भी हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, यानी कि उसकी पोजेशन को शो करने के लिए। जैसे है द बॉयज़ पैरट, द बेबीज़ टॉयज़, ठीक है, यानी लड़कों के तोते, लड़कों का तोता, और या फिर बच्चों के खिलौने, ठीक है। तो इस तरह यानी ये 3 रूल्स हैं इसके। जैसे सिंगुलर नाउन्स के साथ पोजेसिव फॉर्म को शो करने के लिए हम लगाते हैं द गर्ल्स ब्रदर, ठीक है, अ नेशंस स्ट्रेंथ, और ओमिशन ऑफ लेटर्स में, कॉन्ट्रैक्शन में ओमिशंस ऑफ लेटर्स जब करते हैं तो तब हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। दूसरा, प्लूरल नाउन्स के साथ हम पोजेशन को शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं पुट एन अपॉस्ट्रोफी वेयर नेसेसरी, यानी अपॉस्ट्रोफी वहाँ पे लगाएं जहाँ पे के ज़रूरी है। नंबर 1 है इट्स इन द मेन बिल्डिंग ऑफ माई कॉलेज। इट्स यहाँ पे कंट्रैक्शन फॉर्म है इट इज़ की, ठीक है, इट इज़ इन द मेन बिल्डिंग ऑफ माई कॉलेज, ये मेरे कॉलेज की मेन बिल्डिंग में, बुनियादी यानी कि जो मरकज़ी इमारत है उसमें है, ठीक है। तो इट्स को हम यहाँ पे जो इट इज़ की जो कंट्रैक्शन फॉर्म है उसको हम इट्स, वहाँ पे इट के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे, ठीक है। इट, ये देखिए इट के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ओथेलो इज़ अ कैरेक्टर इन अ शेक्सपियर्स प्ले। ओथेलो जो है वो एक किरदार है शेक्सपियर के ड्रामे में, ठीक है। शेक्सपियर्स यहाँ पे भी इसकी यानी सिंगुलर है, शेक्सपियर नाउन है, नेम है, राइटर का नेम है, तो उसमें हमने यानी अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाया, यानी कि शेक्सपियर का, यानी जब हम नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस का एडिशन करेंगे तो वो का की के मीनिंग में आएगा, ठीक है। शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के ड्रामे में ओथेलो किरदार है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, दे आर बाइंग बेबीज़ क्लॉथ्स, वो बच्चों के कपड़े ख़रीद रहे हैं। बेबीज़ प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ भी पोजेशन को शो करने के लिए, यानी बच्चों के कपड़े, तो बच्चों की मलकियत है बच्चों के कपड़े, तो वो बेबीज़ प्लूरल के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे बेबीज़ क्लॉथ्स, ठीक है। नंबर 4 देखें, द गार्ड्स कैप इज़ ऑन द सोफ़ा। गार्ड्स सिंगुलर नाउन है, उसके साथ उसकी यानी पोजेसिव फॉर्म को शो करने के लिए हमने गार्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस का एडिशन किया है। गार्ड्स कैप इज़ ऑन द सोफ़ा, यानी गार्ड की जो कैप है वो सोफ़े पर है। नंबर 5 देखें, द बॉयज़ चेयर्स आर येलो, लड़कों की कुर्सियाँ पीले रंग की हैं, ठीक है। बॉयज़ प्लूरल है, उसके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, यानी पोजेशन को शो करने के लिए द बॉयज़ चेयर्स आर येलो। नंबर 6 देखें, आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये भी नाउन है, तो उसके साथ हम ये अपॉस्ट्रोफी लगा के एस को ऐड करेंगे, ठीक है, एस लगाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफिस यानी प्रिंसिपल के दफ्तर में, मैं प्रिंसिपल के दफ्तर जा रही हूँ, ठीक है। नंबर 7, द कैट्स मिल्क इज़ इन द पॉट। कैट्स, ये भी सिंगुलर है, कैट्स, कैट के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और एस का एडिशन करेंगे। कैट्स मिल्क इज़ इन द पॉट, बिल्ली का दूध बर्तन में है, ठीक है। नंबर 8, अहमद्स बुक्स आर इन द बैग। अहमद्स, ये भी वो सिंगुलर नाउन है, अहमद सिंगुलर नाउन है, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी के साथ जब एस लगा तो वो काकी के मीनिंग आता है। अहमद्स बुक्स, अहमद की किताबें, आर इन द बैग में हैं, ठीक है। नंबर 9, आई डोंट थिंक दैट माई फादर्स शर्ट विल फिट मी। आई डोंट थिंक, डोंट, डू नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है डोंट,
यानी ओ को ओमिट किया है, तो वो डू नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म डोंट, यानी एन के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के हमने टी लगाया, ठीक है। आई डोंट थिंक दैट माई फादर्स फादर सिंगुलर नाउन है और इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के हमने एस का एडिशन किया है। फादर्स शर्ट यानी बाप की या वालिद की शर्ट, ठीक है। विल फिट मी, आई डोंट थिंक दैट माई फादर्स शर्ट विल फिट मी, मेरा नहीं ख्याल या मैं नहीं सोचता कि मेरे वालिद साहब की शर्ट जो कमीज़ है वो मुझे पूरी होगी। नंबर 10 देखें, वी आर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस। जब हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हम जल्दी में बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो हम वी आर को कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं वी आर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। तो वर, तो वो जो वर है उसको कंट्रैक्शन वी आर की कंट्रैक्शन फॉर्म है वर, तो उसको वी के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगा के आर ही लिखेंगे, ठीक है। यानी ए को हमने ओमिट किया है तो वर हो गया, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी के साथ वर। गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड सिंगुलर नाउन है और इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस को ऐड किया है। फ्रेंड्स हाउस यानी दोस्त के घर। जब सिंगुलर नाउन के साथ एस का एडिशन करेंगे तो का की के का मीनिंग देगा, ठीक है। फ्रेंड्स हाउस दोस्त के घर, हम दोस्त के घर जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको अपॉस्ट्रोफी की समझ आ गई होगी। इनके 3 पॉइंट्स आपने मद्देनज़र रखने हैं। पोजेसिव फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन्स एंड ओमिशन ऑफ लेटर्स में, कंट्रैक्शंस में अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन्स में पोजेशन को शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंसेस, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, 4 टाइप्स की सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अच्छा, जो डिक्लेरेटिव होता है सेंटेंस वो कौन सा होता है जिसमें आमतौर पर कोई आइडिया यानी एक्सप्रेस आइडिया का इजहार, कोई किसी ख्याल का इजहार किया होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स विच एक्सप्रेस एन आइडिया, यानी ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें किसी थॉट को, किसी आइडिया को एक्सप्रेस किया होता है और ये जो सेंटेंसेस हैं वो एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ, ठीक है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो आमतौर पर जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और कोई भी चीज़, कोई भी मालूमात पूछने के लिए ये सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जब हम ये ये सेंटेंस को एंड करते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस के साथ एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। जैसे वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क एंड डिड दे हैव देयर मील, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? यानी जिसमें कमांड्स या ऑर्डर्स दिए जाएं, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम यूज़ करते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये हमेशा जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और इसमें किसी यानी इंस्ट्रक्शन दी होती है, कोई ऑर्डर किया होता है, कोई कमांड दी होती है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो तो आप समझ जाएं कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। एंड द एंड विद द फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। ज़्यादातर ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। जैसे टेक मी टू द मैनेजर, मुझे मैनेजर के पास ले जाइए, या फिर पार्क योर कार हेयर, कि आप यहाँ पे अपनी कार पार्क कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। यानी पार्क वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टेक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? यानी जिसमें जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो उनको एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे हैप्पीनेस, जॉय, और यानी खुशी, उदासी, हैरानी, यानी ये सारे वंडर, सरप्राइज़, ये सारे जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस किया जाए तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और वो जिस तरह दूसरे सेंटेंसेस एंड होते हैं, यानी डिक्लेरेटिव जो फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, लेकिन ये वर्ब के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड होगा, ठीक है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे होंगे उनके एंड पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क का एडिशन करते हैं, और जैसे है फॉर एग्जांपल व्हाट अ लवली साइट, कितना खूबसूरत मंजर है, तो उसके एंड पे हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो देखिए, इसे हमने बॉक्स में बताना है। राइट डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, imperative or exclamatory as appropriate, relevant against the given sentences, ठीक है। यानी हमने इसके जो अपोजिट जो बॉक्स बने हुए हैं हमने उसमें इन सेंटेंसेस के अगेंस्ट हमने लिखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, हमने क्लासीफाई करना है इनको, ठीक है, रिकग्नाइज करना है कि ये सेंटेंस कौन सी टाइप से रिलेट करता है। फर्स्ट सेंटेंस है द हाउस इज़ नियर द पोस्ट ऑफिस, यानी घर जो है वो पोस्ट ऑफिस डाकखाने के नज़दीक है, यानी कोई बात बताई हुई है, बयान किया हुआ है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा नंबर 1 वाला, ठीक है। नंबर 2 देखें, वुड यू हैंड मी द रूलर, क्या आप मुझे रूलर दे सकते हैं, क्या आप मुझे रूलर देंगे। रूलर स्केल को बोलते हैं, रूलर, ठीक है, क्या आप मुझे स्केल देंगे। ये यानी वो क्वेश्चन कर रहा है, तो यानी पूछ रहा है, तो ये एंड पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव। नंबर 3 है राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, अपने पेज के यानी सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर अपना नेम राइट करें, ठीक है। यानी पेज के सबसे यानी पेज पर सबसे ऊपर अपना नेम राइट करें, यानी इंस्ट्रक्शन दी हुई है राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव, ओके, राइट, ओके। नंबर 4, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, ये फूल कितना खूबसूरत है, यानी इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, यानी ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये देखिए एंड पे, सेंटेंस के एंड पे एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये नंबर 4 जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 5 देखिए, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़, प्लीज़ राय मेहरबानी, ओपन द विंडो, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लीज़ ओपन द विंडो, मेहरबानी करके खिड़की खोल दें, यानी कि ऑर्डर है, कमांड है, तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 4 इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 5 नंबर 5 जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओके। नंबर 6, वुड यू आंसर द फ़ोन, क्या आप फ़ोन का जवाब देंगे, यानी क्वेश्चन कर रहा है क्या आप फ़ोन का जवाब देंगे, क्या आप फ़ोन पे बात करेंगे, तो ये यानी उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 7 देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, ये मंजर कितना खूबसूरत है, ये भी इमोशंस को शो किया गया है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है सेंटेंस के एंड पे, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 8, दे वर नॉट इन अ हरी, वो जल्दी में नहीं थे। दे वर नॉट इन अ हरी, तो ये यानी वैसे यानी कोई बात बताई हुई है, बयान किया हुआ है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, नंबर 9 देखें। लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, यानी सड़क के दोनों, रास्ते के दोनों तरफ देखें जबकि आप सड़क पार कर रहे हों। सड़क पार करने से पहले या गली में पार करने से पहले आप रास्ते के दोनों तरफ देखें। तो ये भी यानी वो ऑर्डर मिल रहा है, एक तरह से कमांड यानी हुक्म दिया जा रहा है कि लुक के देखें। लुक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो और किसी बात का यानी ऑर्डर दिया जाए या यानी कमांड दी जाए, तो उसको हम इंस्ट्रक्शन दी जाए, हदायत दी जाए, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। नंबर 10 है, डू यू नो देयर एड्रेस, क्या आप उनके एड्रेस जानते हैं, यानी पूछा इन्फॉर्म कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू नो देयर एड्रेस, का आप उनका एड्रेस, उनका पता जानते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क लगा है एंड पे, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सेंटेंसेस के बारे में नॉलेज इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और आपका ये वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट कंप्लीट हो गया। यानी आज हमने सिलेबल, अपॉस्ट्रोफी और सेंटेंसेस की 4 टाइप्स, जो कि डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनके बारे में हमने पढ़ा है। आपको यानी आपने अच्छे से जान लिया होगा। और अगर कोई आपको इस के लेसन के बारे में कोई डाउट है, आप ग्रामर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट शेयर कर दें एंड रिकमेंड कर दें। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन बटन आल्सो, ताकि फिर आपको न्यू लेसन की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा राइटिंग स्किल, ओके। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today we are doing exercise of unit number 3. Here is the part D, writing skills, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है। इसमें आर्गूमेंट से मुतल्लिक है, यानी हमने राइटिंग करनी है जो वो आर्गूमेंट से रिलेटेड है। आर्गूमेंट का मतलब होता है दलील, कोई बात दलील से करना, ठीक है। एंड आर्गूमेंट इज़ अ स्टेटमेंट और क्लेम, यानी कोई भी आर्गूमेंट जो है वो स्टेटमेंट होती है, बयान होता है या दावा होता है, विच इज़ सपोर्टेड विद एविडेंस टू रीच अ कंक्लूजन, ठीक है। जो एविडेंस यानी प्रूफ के साथ उसको सपोर्ट किया जाता है और कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है। उसको कंक्लूड किया जाता है, उसका नतीजा निकाला जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्लेम है, ठीक है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह सवेरे जल्दी उठो। अच्छा, क्यों जल्दी उठो? बिकॉज, ये एविडेंस है, बिकॉज वी हैव एम्पल टाइम अवेलेबल इफ़ वी गेट अप अर्ली। अगर हम जल्दी उठें तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। एम्पल का मतलब होता है कुशादा, वसी, कि हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम होता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास वक्त होता है अगर हम जल्दी उठें। देयरफॉर
गेटिंग अप अर्ली इन इज़ गुड फॉर यू। तो नतीजा क्या निकला कि इसलिए जल्दी उठना बेहतर है। ठीक है, आपके लिए जल्दी उठना बेहतर है। ओके, तो यहाँ पे राइटिंग क्या करनी है, राइट एन आर्गूमेंट टू सपोर्ट द क्लेम दैट ओनली स्ट्रॉन्ग पीपल मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राइटिंग स्किल में जिसका टॉपिक है स्ट्रॉन्ग पीपल मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज द पैराग्राफ which is related to argument writing. Here is the title of the paragraph writing. Strong people make a nation strong. ताकतवर लोग ही, मजबूत लोग ही कौम को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, Here we start the paragraph. It is fact, ये हकीकत है, that only strong people, कि सिर्फ मजबूत लोग मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, सिर्फ मजबूत लोग ही कौम को मजबूत बनाते हैं। बिकॉज स्ट्रॉन्ग पीपल, क्योंकि मजबूत लोग हैव द करेज, उनके पास यानी जुर्रत होती है टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने की, क्योंकि उनके पास डट जाने की सलाहियत होती है। हैव द करेज, उनके पास हौसला होता है, उनके पास बहादुरी होती है कोई चीज़ करने के लिए। ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पीपल हैव द करेज टू डू समथिंग। दे आर हार्ड वर्किंग, वो मेहनती होते हैं। कमिटेड, बात के पक्के होते हैं। डिवोटेड टू देयर टास्क, अपने काम से यानी लगन वाले होते हैं, जोश और जज्बे के साथ करने वाले होते हैं। एंड डिलीजेंट पीपल, और जोश और जज्बे वाले लोग होते हैं। दे फेस हार्डशिप्स, वो मुश्किलात का सामना करते हैं। बेयर पेन, मुसाइब बर्दाश्त करते हैं। वाइल डूइंग देयर टास्क, जबकि अपने काम करने के दौरान। ठीक है, अपने जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत सी मुसीबतों का, मुश्किलात का सामना करते हैं। एंड दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द ऑनर ऑफ देयर कंट्री। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, वो अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। फॉर द ऑनर ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए। तो वो अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ मैनी हीरोज़, तारीख़ वो से हीरोज़ से भरी हुई है। सच एज़ अल्लामा इकबाल, कायद आज़म एंड सर सैयद अहमद ख़ान एंड मैनी मोर। यानी तारीख़ वो से हीरो से भरी हुई है, जैसे कि अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और सर सैयद अहमद ख़ान और बहुत से और। ठीक है, दे वर्क डे एंड नाइट, उन्होंने दिन रात काम किया। फॉर द फ्रीडम ऑफ अ नेशन, अपने कौम की आज़ादी के लिए। दे लेड फाउंडेशन स्टोन्स, उन्होंने बुनियादें रखीं। एंड गाइड द नेशन, और कौम को रहनुमाई की, कौम को गाइड किया, रास्ता दिखाया। टू अचीव फ्रीडम फ्राम द हिंदूज़, यानी हिंदुओं से आज़ादी हासिल करने के लिए उन्होंने कौम को गाइड किया। एंड इंग्लिश रूलर, हिंदूज़ एंड इंग्लिश रूलर, यानी हिंदुओं और जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए कौम को गाइड किया। किन्होंने, यानी ये जो ऊपर हीरो अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और कायद आज़म, उन्होंने बुनियादें रखी और कौम को आज़ादी दिलाने के लिए, हिंदुओं और अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी कौम की रहनुमाई की। इवन दे डिड नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ, हत्ता कि उन्होंने अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। दे डिड नॉट केयर, उन्होंने ख्याल नहीं रखा। देयर हेल्थ, अपनी सेहत का। दे लेड देयर नेशन, उन्होंने अपनी कौम की रहनुमाई की। एंड अचीव्ड सक्सेस, और कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी कौम की रहनुमाई की और कामयाबी हासिल की, कामयाब हुए। राशिद मिन्हास, मेजर तुफैल मोहम्मद, कैप्टन मोहम्मद सरवर एंड मैनी अदर सोल्जर्स वर, यानी राशिद मिन्हास, मेजर तुफैल मोहम्मद, कैप्टन मोहम्मद सरवर और बहुत से दूसरे सोल्जर्स, बहुत से दूसरे जो क्या कह लें सिपाही थे। हु सेक्रीफाइस देयर, या फौजी थे, हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। फॉर द सेक ऑफ ऑनर, इज़्ज़त की खातिर, इज़्ज़त के लिए। ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। दे मेक द नेशन स्ट्रॉन्ग, उन्होंने अपनी कौम को मजबूत बनाया।
बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग पीपल, इस वजह इन मजबूत लोगों की वजह से वी आर स्ट्रॉन्ग नेशन टुडे, आज हम एक मजबूत कौम हैं। सो वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग पीपल मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। तो हम लिहाजा हम कह सकते हैं कि मजबूत लोग ही, ताकतवर लोग ही कौम को मजबूत बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। राइटिंग स्किल में ये पैराग्राफ है, और ये राइटिंग स्किल में अगर आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेसन की वीडियो आपको मिल सके। ओके, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।